आज मेरा ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हो चुका हुआ है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टेप से गुजरना पड़ा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और वीज़ा फाइलिंग के स्टेप तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको उससे पहले पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आपकी उस वक्त आपका वीज़ा फाइलिंग में डिले ना हो। और ओवरऑल कितनी कॉस्ट आई और क्या क्या वीज़ा रेशो चल रही है आजकल, तो सब पे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है, मैंने बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है पाकिस्तान से और मैंने मास्टर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया था कर्टिन यूनिवर्सिटी पर्थ में और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो चुका हुआ है। तो जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है स्टडी के लिए तो आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए। सबसे पहले आपने फरवरी इनटेक के लिए करना है या जुलाई इनटेक के लिए करना है तो आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए। आपने कम से कम 4 महीने पहले आपने ये स्टेप्स प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। तो आपके पास उससे पहले आपने अपना आइल्स टेस्ट दिया हो, आपके पास जो आइल्स के जो मिनिमम बैंड्स चाहिए होते हैं वो एम्बेसी को 5.5 मिनिमम चाहिए होते हैं। 5.5 से अगर नीचे है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन एम्बेसी आपसे किसी भी टाइम आइल्स रिक्वायर कर सकती है। तो बेहतर है कि आपके पास आइल्स मौजूद हो। और इसके अलावा जब भी आपने जो फर्स्ट स्टेप पे आपने आपके पास तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। आपके जो मैट्रिक से लेके लास्ट डिग्री तक, अगर आपके पास बैचलर्स आपने किया हुआ है तो आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों मौजूद होनी चाहिए। आपने सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि आपको जो यूनिवर्सिटी है जिधर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे किसी भी टाइम आपसे डिग्री मांग सकती है और आपने उसको डिग्री देनी होगी, क्योंकि डिग्री पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी से लेते लेते कुछ दिन लग जाते हैं। तो इसलिए आपने डिग्री के लिए ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया हो और फिर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें आपके पास जब डिग्री आ जाए। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले चाहिए होंगे वो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास लिस्ट। आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं अपने किसी भी प्रोफेसर से, जो टीचर जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। आपकी CV होनी चाहिए, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो आपको एडमिशन दिलवाती है और आपकी वीज़ा फाइलिंग में भी आपको चाहिए होती है, वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपकी अच्छी लिखी होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपके मेन होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन होगा यहाँ पे सारा। और उसके बाद जब आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया में किसी भी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनमें से आपको वो ऑफ़र लेटर देंगे। वो 1 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर 10 दिन में भी 15 दिन में भी आपको ऑफ़र लेटर दे सकते हैं, कभी भी आपको ऑफ़र लेटर आ सकता है। उसके अंदर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से को देखते हुए आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। या तो वो 10% होगी या 25% या 20% आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए स्कॉलरशिप मेंशन होगी। आपने जोन सी आपको बेहतर लगे वो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी की, और कोशिश कीजिए कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जाए, क्योंकि जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वीज़ा रेशो अच्छी है। जो जैसे कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं कर्टिन, मुरडॉक, UTS और यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ये सारी यूनिवर्सिटी जो सी हैं लेवल 1 की है। जो आखिर तो वीज़ा ही हमें चाहिए होता है ना ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। अगर आपको एडमिशन मिल भी गया लेकिन वीज़ा मिलेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना। तो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। लेकिन जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेरे जहन में है फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंस, ये लेवल 2 की हैं। तो लेवल 1 में अप्लाई करना चाहिए ज़्यादातर। और इसके बाद जब आपने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपने एक्सेप्ट किया है, उसमें आपको फिर कुछ कंडीशन जो सी होंगी वो आपने मीट करनी होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा GTE GTE जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। कईयों के लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना मुश्किल स्टेप नहीं है। GTE के अंदर आपके क्या होता है कि आपने प्रूव करना होता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि आप ये यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो आप पे कर सकते हैं। कि आप ये नहीं है कि आपके पास आप उधर सिर्फ सेट होने के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, या आपका पढ़ने के लिए आपके पास इतने पैसे हैं नहीं है। आपने ये शो करना है जो भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आपका रनिंग बिज़नेस है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके घर है, जो भी आपका पास मौजूद है, आपने उसके कागजात या ज़मीन की फ़र्दें, बिज़नेस के कागजात आपने शो करने हैं, उसकी जो टोटल वर्थ है। उसके बाद आपने जो आपके पास GTE के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बाद आपने
उसका सर्टिफिकेट एक बनवाना होगा, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट बनवा लें या FBR से सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि FBR का तो मुश्किल होता है, उसके अंदर आपने टैक्स आपने पे किया नहीं किया वो तो मुश्किल। तो बेहतर है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट ऑलरेडी GTE के साथ अटैच करें, क्योंकि अगर बाद में अगर आपसे यूनिवर्सिटी ने मांग लिया तो वो FBR का मांगेगी, आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं मांगेगी। तो आपने पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जो आपकी तमाम प्रॉपर्टी की वर्थ एस्टिमेट वैल्यू लगवा रहा होगा वो आपने साथ अटैच करना है। तो GTE यही होता है कि आपने दिखाना होता है कि हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं, हमारी ये जायदाद है, हमारे पास प्रॉपर्टी इतनी मौजूद है कि मैं स्टडी करने के बाद पाकिस्तान आऊँगा, इस प्रॉपर्टी को संभालूंगा और हम अपनी फ़ी भी पे कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी एक ज़रूरी चीज़ होती है यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है, वेरी करती है। बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और उसके बाद अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट का अखराजात को अगर कैलकुलेट किया जाए, हर जो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 80 to 90 लाख बन जाते हैं, तो इतनी की आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी लग जाती है, आपको चाहिए होती है। GTE पास करने के बाद अक्सर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की GTE मुश्किल होती है, कर्टिन यूनिवर्सिटी की GTE मुश्किल होती है, रिजेक्ट भी हो जाती है, लेकिन अगर GTE आपकी पास होगी हुई है उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप फ़ीस पे करें यूनिवर्सिटी की, हमने GTE आपकी अप्रूव हो चुकी हुई है। तो फ़ीस पे करने के लिए आपको आपका कंसल्टेंट जो सा है वो आपको एक रिसीप्ट जनरेट करके देगा फ्लाई वायर की, आप वो फ़ीस यूनिवर्सिटी उसमें जो स्कॉलरशिप आपकी मेंशन होगी, स्कॉलरशिप के जो आप जितने भी परसेंट आपको मिलेगी ना, तो उसकी वो माइनस हो, स्कॉलरशिप माइनस हो के आपकी जो फ़ीस बन रही होगी वो होगी, और साथ में हेल्थ कवर होगा। हेल्थ कवर जो सा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है उस पर, तो वो 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के करीब मिल जाता है आपको हेल्थ कवर वो। और फ़ीस आपने को रिसीव जब मिल जाएगी फ्लाई वायर की, आप दो तरीक़ों से पे कर सकते हैं, या तो आप वेस्टर्न यूनियन से पे कर सकते हैं या आप अपने बैंक अकाउंट बैंक के ज़रिए पे कर सकते हैं, किसी भी बैंक ऑफ पंजाब, मिज़ान बैंक, HBL बैंक, UBL बैंक आप से पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेस्टर्न यूनियन से पे करेंगे तो वो आपको जो बहुत महंगा पड़ जाएगा, यानी कि जो डॉलर का करंट रेट चल रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, अगर वो 160 चल रहा है तो वेस्टर्न यूनियन वाले वो आपको 175 के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। तो बेहतर है कि आप बैंक से करें। मैंने बैंक ऑफ पंजाब से पे की थी और अगले दिन ही मुझे वो स्विफ्ट पे की रसीद आ गई थी कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी हुई है। और मिज़ान बैंक का भी अच्छा है, उसकी भी सर्विस तेज़ है, आपको फ़ौरन मिल जाती है रसीद आपकी कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी हुई है। जब आपकी फ़ीस पे हो गई है, फ़ीस पे होने के 3 दिन तक आपको कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आपकी मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से। जब आपको कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट मिल जाएगी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी से, तो समझ लें कि आपका 70% काम हो चुका हुआ है। तो जब कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट मिल गई, फिर आपने इस दौरान आपने वीज़ा फाइलिंग के स्टेप पे जाने से पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं ना, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो आपके ऑलरेडी आप उस प्रिपेयर कर रहे हो, ये नहीं कि फिर आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करने लगेंगे तो फिर वीज़ा फाइलिंग में डिले हो जाएगी। तो ये जैसे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये सब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो आपने डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो आपने ऑलरेडी आपने साथ जब आपका यूनिवर्सिटी का स्टेप चल रहे होंगे आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होने हैं। तो जब आपके वीज़ा फाइलिंग के तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपने वीज़ा फ़ाइल कर देना है। उसके अंदर भी आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, लेकिन अगर लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। अगर लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया तो एम्बेसी को स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, बैंक स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपके पास मौजूद है, आपकी ऑलरेडी आपकी जेन्युइन आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो आप एम्बेसी को भी सबमिट कर दें तो बेहतर होता है और आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अंदर आपकी वीज़ा की फ़ीस होगी वो 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है। वो पे करने के बाद आपको जो मेरा 22 दिन के बाद, पूरे 22 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया था। उसके अंदर एक जो इशू मुझे आया था, कई लोगों को आया था, कईयों को नहीं भी वो इशू आता है, कईयों को वो इशू आ जाता है, वो तो मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। परेशानी उस वक्त बहुत होती है क्योंकि बाकियों के साथ वो इशू नहीं आया होता, तो आपके साथ अगर वो इशू आ जाए, क्योंकि जब आपने वीज़ा फ़ाइल किया ना, वीज़ा फ़ाइल करने के बाद आपको एम्बेसी आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर करती है, एक आपकी बायोमेट्रिक, एक आपकी मेडिकल आपने करवाना होता है।
तो आपकी मेडिकल का तो आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो ऑटो जनरेट हो जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक का भी अक्सर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है या कभी कभी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता। तो जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनका ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका हुआ था वो बायोमेट्रिक का जो लेटर है, लेकिन मेरा बायोमेट्रिक लेटर आया ही नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, मेरा बायोमेट्रिक का लेटर नहीं आया, क्योंकि मेरी ये मेडिकल और बायोमेट्रिक कंप्लीट होगी तो तब ही मेरा वीज़ा जो है ना इनिशियल असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट की तरफ जाएगा। फाइनल असेसमेंट जब होगी तो फिर ही आपको किसी भी टाइम आपको वीज़ा मिल सकता है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने जब मेरी बायोमेट्रिक लेटर नहीं आ रहा था तो मैंने मेरा कंसल्टेंट वगैरह तो कह रहे थे कि आप इंतज़ार करें, लेकिन फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन की वो एम्बेसी की ईमेल है, उधर मैंने उनको ईमेल किया। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट इमिग्रेंट का एक वेब फॉर्म होता है, वो मैंने फ़िल किया कि मुझे बायोमेट्रिक लेटर नहीं आया। तो जब वो टेक्निकल फॉल्ट का या जो भी टेक्निकल सपोर्ट का जो वेब फॉर्म था वो मैंने फ़िल किया, उसके अगले दिन ही मुझे वो बायोमेट्रिक लेटर आ गया। तो मैंने बायोमेट्रिक की जल्दी से जल्दी डेट ली और मैंने बायोमेट्रिक की और पूरे 22 दिनों बाद मुझे वीज़ा ग्रांटेड हो गया था। तो जब वीज़ा आपका ग्रांट हो गया तो फिर आपको मुबारक हो, आप ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद आपने टिकट लेनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितने दिन पहले आप टिकट ले लेंगे आपको वो सस्ती पड़ेगी। जितनी आप यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन डेट से नज़दीक जाके डेट लेंगे फ़्लाइट की टिकट, वो आपको उतनी महंगी पड़ेगी। उसके बाद आपने डॉलर्स ख़रीदने हैं। और एक क्वेश्चन होता है कि जब वीज़ा आपको ग्रांट हो चुका हुआ है उसमें पासपोर्ट पे कोई स्टैंपिंग वगैरह होगी या कुछ, जो आपको वीज़ा ग्रांट होता है आपके पास, आपने फ़्लाइट पे जाना है, आपके पास टिकट मौजूद होनी चाहिए, आपका अपना पासपोर्ट मौजूद होना चाहिए, और आपको ये जो ईमेल आता है वीज़ा ग्रांट का, इस पर ग्रांटेड लिखा होता है, तो ये जो ईमेल आता है आपको, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए, यही आपका वीज़ा होता है। आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंपिंग वगैरह वो आप जब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं फिर आपके पासपोर्ट पे जाके स्टैंप वगैरह लगती है। तो आपके पास आपके पासपोर्ट, आपकी टिकट, आपका ये आपका वीज़ा जो आपको ईमेल आएगी ग्रांटेड की, उसके अलावा आपका कोविड-19 सर्टिफिकेट और पोलियो सर्टिफिकेट। आपसे ये अक्सर नहीं भी मांगते लेकिन मांग भी लेते हैं कोविड-19, और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब आप फ़्लाइट पे होते हैं। तो फिर आगे अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आगे आपको क्या क्या चाहिए।